अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 पार्ट नंबर 1 को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे निकोलो मैकियावेली को। तो जी निकोलो मैकियावेली 1469 में पैदा हुए, 1527 में वफ़ात हुई। पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मोरल्स, इनका बड़ा फेमस कोट है कि पॉलिटिक्स का मोरालिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और हम देखेंगे कि इनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो भी इनके इसी कोट के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है कि किस तरह जो है वो और ये जो इनकी फ़िलॉसफी है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये आजकल भी किस तरह बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये बिल्कुल जो उनका कोट है, जो उनकी जो कोटेशन है, वो हमारे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर बिल्कुल फिट बैठती है कि हमारे भी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका मोरालिटी के साथ जो है वो कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इनकी जो फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थिंकिंग है, वो बहुत मज़े की है, जिसको आज हम अपने इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, ये पहले मॉडर्न थिंकर हैं। ही इज़ वन ऑफ दीज पॉलिटिकल थिंकर्स हुज प्रैक्टिसेस आर स्टिल वैलिड। तो जो इनकी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल थिंकिंग है, इनकी जो फिलॉसफी है, वो आज भी प्रैक्टिस है। हम देखेंगे कि किस तरह लोग जो हैं, जो हुक्मरान हैं, जो रूलर्स हैं, वो इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, और इनकी जो बुक है, जो प्रिंस है, उसको किस तरह जो है वो आजकल के लोग जो हैं वो लेकर चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं निकोलो मैकियावेली को। मैकियावेली को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यूरोप का जायज़ा लेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे ये पैदा हुए तो उस टाइम पे कुछ रेनेसांस का दौर था, उससे पहले थोड़े से डार्क एजेस थे। तो जब तक हमें कंटेक्चुअलाइजेशन का आइडिया नहीं होगा तब तक हम जो है वो सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकेंगे किसी भी फिलोसफर की फ़िलासफ़ी को, क्योंकि मोस्टली जो है, जो कंटेक्स्ट होता है, जो बैकग्राउंड होता है, जो सिचुएशन उस टाइम पे चल रही होती है, कहीं पे अनार्की थी, लॉलेसनेस थी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर फिलोसफर्स को मजबूर करती हैं कि वो फिर आके उस सिनेरियो पे कमेंट करते हैं, और फिर जो है वो अपना एक एनालिसिस देते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, किस तरह की जो है सिचुएशन चल रही है। तो उस हवाले से उनकी जो राइटिंग्स हैं, लिटरेचर हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले उनका जो कंटेक्स्ट है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यूरोप के कंटेक्स्ट को पढ़ते हैं कि यूरोप में क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। अच्छा जी, यूरोप फ्रॉम जीसस क्राइस्ट टू रेनेसांस। मोस्टली यूरोप केम अंडर रोमन एम्पायर। तो आपको पता है कि जो ज़्यादातर यूरोप है, ये ज़्यादा टाइम 2000 2500 साल जो है वो रोमन एम्पायर के अंडर ही रहा है। मींस के जो रोमन एम्पायर की टेरिटरीज़ हैं वो आज की जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो थी। रोमन एम्पायर इनिशियली अपोज्ड जीसस बट लेटर दे ऑफिशियली एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। तो जब शुरू में जीसस ने अपनी जो है वो प्रीचिंग शुरू की, तो जो वो रोमन एम्पायर था, जो रोमन एम्परर्स थे, जो वहाँ की अशराफिया थी, वो उनके बड़े अगेंस्ट थी। बट आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने उनकी जो प्रीचिंग है उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, और जो रोमन एम्पायर है उसने फुली एम्ब्रेस कर लिया क्रिश्चियनिटी को। तो जब उन्होंने एम्ब्रेस कर ली क्रिश्चियनिटी को, तो एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा डोमिनेंट होती चलेगी, वो ये थी कि रोमन्स ने फिर हर किसी चीज़ का जवाब जो है वो रिलीजन के थ्रू ही, रिलीजन के पर्सपेक्टिव के थ्रू ही देना शुरू किया। मीन्स के उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ भी मिलाया, रिलीजन को इकोनॉमी के साथ भी मिलाया, रिलीजन को सोसाइटी के साथ भी मिलाया। मतलब उनसे किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाए, जिस तरह आजकल की हमारी सोसाइटी है कि हर चीज़ में ही रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, रिलीजन एक डोमिनेंट फोर्स है। तो उस टाइम पे जो रोमन एम्पायर थे वहाँ पे भी हर जगह जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल था, डोमिनेंट फोर्स थी। तो जब जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स हो जाए, या पॉलिटिक्स को हम रिलीजन के साथ जब मिक्स करते हैं, तो उसको स्कोलेस्टिसिज्म कहते हैं। तो उस टाइम पे जो स्कोलेस्टिसिज्म था ये बहुत ज़्यादा था। कैथोलिज्म बिकेम स्ट्रॉन्ग इन बोथ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस डोमेन। तो क्या हुआ जी, जब रिलीजन से हम हर किस्म की इंटरप्रिटेशन उन लोगों ने लेनी शुरू की, तो जो कैथोलिक थे, जो कैथोलिज्म था, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता चला गया, पॉलिटिक्स में भी और रिलीजियस डोमेन्स में भी।
अच्छा जी, जब तमाम किस्म की जो इंटरप्रिटेशन है वो रिलीजन से लेनी शुरू की यूरोपियंस ने, रोमन एम्पायर ने, मतलब रिलीजन को उन्होंने हर जगह मिक्स करना शुरू किया, तो ज़ाहिर बात है जब रिलीजन को हम हर चीज़ के साथ मिक्स करते हैं तो वो जो सोसाइटी होती है वो एक कंजर्वेटिव होती है। तो जो कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है वो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकती टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे वो डार्क एजिस में चले गए। तो डार्क एजेस का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं होती थी, हर चीज़ को रिलीजन के लेंस के थ्रू ही जो है वो एक्सप्लेन किया जाता था। डॉगमाज उधर बहुत ज़्यादा थे, कोई न्यू नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। और फिर डार्क एजेस के बाद अगर हम देखें तो मिडल एजेस आए। तो मिडल एजेस में जो है वो हमने देखा कि यूरोप में मोस्टली जो ग्रीक थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थे। हमने देखा कि किस तरह जो सोक्रेटिस की फ़िलॉसफी है, जो प्लेटो है, जो एरिस्टोटल है, और भी बहुत सारे ग्रीक के जो फ़िलोसफर हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने रोल प्ले किया। हमने तो सिर्फ 2-3 ही पढ़े हैं, अगर हम देखें तो बहुत सारे और भी थे। थुसिडाइड्स था, सॉरी थेलिस था, देन उसके बाद पाइथागोरस था। बहुत ज़्यादा जो फ़िलोसफर्स थे, जो नॉलेज था वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीक में ही था, और ग्रीक जो है वो डोमिनेटेड थे। लेकिन डार्क एजेस और मिडल एजेस के बाद जो है वो थोड़ा-सा रुझान जो है वो चेंज हुआ। कैथोलिज़्म को जो है वो थोड़ा-सा क्रश किया जाने लगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अब आवाज़ें उठा रहे थे कि हम लोग जो हैं कितने अरसे से जो है वो तारीकी में अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। तो डार्क एजेस के बाद थोड़ा-सा मिडल एजेस आए, मिडल एजेस के बाद जो है वो फिर रेनेसाँ का पीरियड जो है वो आया। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डार्क एजेस। तो डार्क एजेस से किस तरह जो यूरोपियंस हैं वो निकल के आए। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा मेन जो पार्ट है वो प्ले किया गन पाउडर ने। तो जब गन पाउडर की इजाद हुई तो यूरोपियंस ने जो है वो कॉलोनीज़ बनाना शुरू की, ऑक्यूपेशन स्टार्ट की, क्योंकि उनके पास एक बड़ा वेपन आ गया था जिसकी वजह से वो मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन जो है वो कैरी आउट करते थे। तो गन पाउडर ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश करना शुरू किया। आपने देखा कि 14th सेंचुरी में ही अमेरिका में उन्होंने कॉलोनी बनाई, और आहिस्ता आहिस्ता वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इवन चाइना, जापान तक भी जो यूरोपियंस हैं वो पहुंच गए। देन जो सेकंड पार्ट जो है वो प्ले किया फैक्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रॉम डार्क एजेस टू रेनेसांस, तो वो था प्रिंटिंग प्रेस। तो जो यूरोपियंस है उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक का नॉलेज है उसको प्रिंट करना शुरू किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया डिफरेंट स्टेट्स में। अपनी लोगों ने फिर जो है एजुकेशन हासिल करना शुरू की, उनके बारे में जो है उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर उन्होंने आगे लिखना शुरू किया। तो जो सोसाइटी थी यूरोपियंस की वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांसफॉर्म होती चली गई। देन उसके बाद कंपस है, कंपस इन्होंने ईजाद की। तो कंपस से क्या हुआ, उनको न्यू डेस्टिनेशंस मिली, उनके पास रास्ते का आइडिया होता था, वो रास्ते का तयन करते थे और नई नई डेस्टिनेशंस जो हैं वो उनको डिस्कवर करते थे। अमेरिका इन्होंने डिस्कवर किया, इंडिया की तरफ आए, चाइना की तरफ गए, इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ जो है इन्होंने अपना रुख किया। और साथ ही साथ जो है पॉपुलेशन भी ग्रो होती चली गई। इससे पहले क्या होता था कि जब डार्क एजेस थे, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी सोसाइटी में, तो ज़रा सा कोई प्लेग आता था, कोई वबा आती थी, तो वो एक लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल को जो है वो बहा के ले जाती थी, मतलब लोग जो है वो मर जाते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने एडवांसमेंट शुरू की साइंटिफिक फील्ड में भी, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो फिर ग्रो होनी शुरू हुई। जब पॉपुलेशन जो है वो ग्रो होनी शुरू हुई तो ज़ाहिर बात है उनके जो अपने वसाइल थे वो उससे मतलब कि उनके लिए गुजारा नहीं होता था। तो इस वजह से उन्होंने फिर न्यू डेस्टिनीज़, न्यू कॉलोनीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश करना शुरू की। अच्छा जी, जब जो इनकी सोसाइटी है वो ट्रांसफ़ॉर्म हुई तो उस एरा को हम क्या कहते हैं, रेनेसांस का एरा, रीबर्थ मींस के रीबर्थ ऑफ द यूरोपियंस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15th और 14th सेंचुरी में जो ग्रीक नॉलेज है उसको रिवाइव करवाया, अपने लोगों में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर इन लोगों ने जो है ग्रीक नॉलेज को कंज्यूम किया। फिर इन्होंने अपना नॉलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया। तो क्या हुआ जी,
रेनेसांस ने जो है इनको सबसे बड़ी जो है वो एक चीज़ दी रीजनिंग की कि इन्होंने स्कोलेस्टिसिज्म को जो है वो एबॉलिश किया और इन्होंने रीजनिंग पे बात की। अब वो पॉलिटिक्स को भी रीज़न पे देखते थे, इकोनॉमी को भी रीजन के लेंस के थ्रू ही लेके चलते थे। इन्होंने आर्ट्स में फ्लरिश किया, इन्होंने इकोनॉमी में फ्लरिश किया, ये सेकुलरिज्म की तरफ आए, ह्यूमनिज्म जो इंडिविजुअलिज्म है ये इंडिविजुअलिज्म की तरफ आए। और इसी एरा में जो मैकियावेली है उसकी पैदाइश हुई, मीन्स के डार्क एजिस से सफ़र हुआ रेनेसांस की तरफ। तो इसी एरा में जो मैकियावेली है वो बोर्न हुआ। ही वॉज बोर्न इन फ्लोरेंस इटली। तो इटली में जो है वो मैकियावेली पैदा हुआ फ्लोरेंस में। इट वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस सिटी स्टेट। जो इटली था वो वेरियस सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें जो टॉप के हैं वो हैं मिलान है, फ्लोरेंस है और वेनिस है। ऑल स्टेट्स वर अंडर पॉप एंड फोर्ट ईच अदर। तो ये तमाम जो स्टेट्स होती थी, फॉर एग्जांपल मिलान, फ्लोरेंस और वेनिस, ये अंडर पॉप आती थी, मतलब पॉप के अंडर थी। और ये जो सिटी स्टेट्स हैं ये आपस में हर टाइम जो है वो क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ जो है वो जंग में रहती थी। बाद में आप देखेंगे कि अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी तो वहाँ पर इटली की जो यूनिफिकेशन है उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप डिटेल से जो इटली की क्या कहते हैं जो बैकग्राउंड है उसको आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन लोगों में यूनिटी नहीं थी और दे ऑलवेज फॉट विद ईच अदर। इटली लैक्ड यूनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड फेस्ड केओस, वायलेंस एंड अनार्की। तो इटली जो था, जाहिर बात है जब तमाम स्टेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती रहती थी तो उन लोगों में यूनिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। और जब स्टेबिलिटी और यूनिटी ना हो किसी भी सोसाइटी में तो वहाँ पर केओस, वायलेंस और अनार्की जो है वो जन्म लेती है। यही कुछ सिनेरियो जो है वो इटली की जो सिटी स्टेट्स हैं वो फेस कर रही थी। फ्लोरेंस was ruled by Medici family but it was toppled down and a Republican family came there। जो फ्लोरेंस था ना, क्योंकि ये फ्लोरेंस में पैदा हुआ तो फ्लोरेंस जो है वो उसको रूल कर रही थी एक मेडिची फैमिली। बट उस मेडिची फैमिली को टॉपल डाउन किया गया, मींस के उनका तख्ता जो है वो उल्टा गया और उनकी जगह एक रिपब्लिकन फैमिली जो है वो रूल में आ गई, वो हुक्मरानी करने लगी। मैकियावेली वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द वॉर कमेटी एंड डिप्लोमेट। तो वो जो रिपब्लिकन फैमिली आई उसने क्या किया, मैकियावेली को अपॉइंट किया एज अ मेंबर ऑफ द वॉर कमेटी और डिप्लोमेट, और उनका वो डिप्लोमेट जो है वो बन गए। मेडिची फैमिली अगेन गेन पावर एंड ही वॉज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। बट क्या हुआ, जो मेडिची फैमिली थी उन्होंने टॉपल डाउन की रिपब्लिकन फैमिली को दोबारा और फिर अपना कब्जा जो है वो पा लिया। और क्या हुआ कि जो मैकियावेली था उसको जो डिप्लोमेट की पोस्ट थी उससे रिमूव किया गया। ही वॉज फोर्स टू लीव फ्लोरेंस, और उसको फोर्स किया गया कि वो फ्लोरेंस जो है वो छोड़ के चला जाए। ही वेंट टू हिज विलेज एंड रोड द फॉलोइंग बुक्स। तो जब उसको मजबूर किया गया फ्लोरेंस छोड़ने पे, उसकी जो पोस्ट है वो उससे छीन ली गई, तो वो अपने विलेज चला गया जहाँ पर उसने दर्ज झैल जो बुक्स हैं वो लिखी, जिसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो है द प्रिंस, जिसको हम एनालाइज करेंगे, देन द आर्ट ऑफ वार और थर्ड डिस्कोर्सेस। अच्छा जी, अब हम उसकी जो फ़िलॉसफ़ी है, जो उसने द प्रिंस जो उसकी बुक है उसमें दी हुई है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट। तो वो जो प्रिंस है जो बुक है उसमें वो बताता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स होती हैं। जिस तरह हमने लास्ट में एरिस्टोटल देखा तो उसने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई, रूल बाय वन, रूल बाय फ्यू और रूल बाय मैनी। तो इसी तरह ये बता रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपैलिटीज़, द सेकंड वन इज़ न्यू एक्वायर्ड एंड द थर्ड वन इज़ रिपब्लिक। तो जो प्रिंसिपैलिटी होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हेरिडिटरी होती हैं, मींस के जो मोनार्क होते हैं वो प्रिंसिपैलिटीज़ में आती हैं। और जो मोनार्क होती है वो इजी टू रूल होती है, मींस के एक बंदा होता है वो रूल करता है, वो बस जो हुक्म दे दे तो उसी पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन जो सेकंड है वो है न्यू एक्वायर्ड। तो न्यू एक्वायर्ड मतलब जब आप कोई किसी ज़मीन को, किसी मुल्क को, किसी स्टेट को फ़तह कर लेते हैं तो वो आपके अंडर आ जाती है, तो वो न्यू एक्वायर्ड होती है। और जो मैकियावेली है वो जो प्रिंस होता है उस न्यू एक्वायर्ड स्टेट का,
उसको एडवाइस कर रहा है कि अब तुम्हारे पास जो है वो एक न्यू एक्वायर्ड स्टेट है, तो तुमने किस तरह जो पावर है उसको एक्वायर करना है और पावर जो है उसको किस तरह मेंटेन करना है। और जो थर्ड वन है वो है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक आपको पता है पॉपुलर रूल होता है, मींस के डिफरेंट लोग जो हैं वो मिल के जो है वो चलाते हैं। पॉपुलिज्म से निकला है, डेमोक्रेसी टाइप ही समझ लें, और ये डिस्कवरीज कहलाई जाती हैं। तो हमें प्रिंसिपैलिटीज़ और रिपब्लिक को जो है वो इतना जहन में नहीं रखना। बस जब हम क्लासिफाई करेंगे कि मैकियावेली की जो फिलॉसफी है उसको, तो हमने बस इसको लिखना है। बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा न्यू एक्वायर्ड स्टेट पे, क्योंकि जो मैकियावेली है वो प्रिंस को एडवाइस कर रहा है कि तुमने किस तरह पावर को मेंटेन करना है और पावर को किस तरह एक्वायर करना है। तो इसी फिलॉसफी को डिटेल से हम जो है अपने आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे, मीन्स के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में।